हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे आज अप्लाइड साइकोलॉजी का। इसका नाम है कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी आता है। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन समथिंग विच द पार्टिसिपेंट्स हैव इन कॉमन। तो कोई भी ऐसा सोशल रिलेशनशिप होता है आपस में उन लोगों का जो एक कम्युनिटी में रहते हैं, जिनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे यहाँ पे यूजुअली कह रहे हैं एक आइडेंटिटी है, कॉमन आइडेंटिटी होती है। तो एक जगह के कम्युनिटी के रहने वाले लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, जिससे उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बन जाता है, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे हम रेफर करते हैं रूरल एरिया, सेमी रूरल रीजन्स और नेबरहुड अर्बन एरियाज, तो ये कम्युनिटीज हो जाती हैं जिनमें कुछ चीजें कॉमन होती है, उनकी आइडेंटिटी कॉमन होती है। कम्युनिटी साइकोलॉजी में क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग एट अ कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या करती है, उसमें वो अप्लाइड साइकोलॉजी कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं। जो इसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, वो कम्युनिटी के लेवल पे काम करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि पहले जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जो भी डिसऑर्डर्स जिनको भी होते थे या मेंटल प्रॉब्लम्स होती थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता था। तो वहां पे उनके साथ जो बहुत बैड ट्रीटमेंट होती थी, उसके रिएक्शन में आया कम्युनिटी साइकोलॉजी। The concept originated in reaction to the hospitalization model of treating mental health problems. It was found that in many cases of mental problems, hospitalization and medication was detrimental to their health। ये देखा गया था कि जब मेंटल असाइलम्स में, हॉस्पिटल्स में काफी लंबे टाइम तक उनको रखा जाता है, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं मेंटल प्रॉब्लम्स, वो उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है। उनकी मेंटल हेल्थ ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसी के रिस्पॉन्स में कम्युनिटी साइकोलॉजी आई थी, जो कम्युनिटी सिस्टम पे काम करती है। मतलब कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल जैसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। अगर हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, हमें कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे उनकी आपस में रिलेशनशिप्स हो। तो कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे उनको एक सोशल सपोर्ट मिले, उस तरह के एनवायरनमेंट में अगर हम ट्रीट करेंगे तो ही किसी की प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो इसी चीज के बेस पे कम्युनिटी साइकोलॉजी आई थी। और ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका मेन यही काम होता है कि वो इस तरह के इंटरवेंशंस करें जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ना उनको वो ना करना पड़े, जो पेशेंट्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज ना करना पड़े। मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब है कि उनको जिंदगी भर के लिए किसी हॉस्पिटल या असाइलम में ना छोड़ा जाए, जहाँ पे उनकी कंडीशन ठीक ना होने की बजाय और ज्यादा वो हो जाती है, खराब हो जाती है। In Indian context, a major focus of community psychology has been social change and development. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का एक ज्यादा फोकस किस चीज पे रहता है कि सोशल चेंज लाया जाए किसी तरीके से, लोगों की थिंकिंग में, उनके एटीट्यूड में, सोशल सिस्टम में चेंज लाया जाए, और डेवलपमेंट में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। और ये जो प्रोग्राम था, ये किसने डिजाइन किया था? जो इकोनॉमिस्ट थे। अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो CDP प्रोग्राम था, ये साइकोलॉजिस्ट ने नहीं डिजाइन किया था, इकोनॉमिस्ट ने डिजाइन किया था। और इनका मेन पर्पस क्या था? टू मोबिलाइज द विलेजेस विच वर सीन एज द प्राइम फोर्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। तो जो विलेजेस हैं इंडिया में, उनको मोबिलाइज करें जिससे हमारी इंडिया की डेवलपमेंट हो पाए। तो सोशल चेंज लाने का ही इनका मेन मोटिव था। लेकिन ये इसमें इन्वॉल्व जो थे वो थे इकोनॉमिस्ट थे, जिनको लोगों की साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है। और उन्होंने इकोनॉमिकली देखा कि भाई जो रूरल एरियाज हैं वो एक तरह से हमारी डेवलपमेंट को रोकते हैं, तो उन्हीं को मोबिलाइज किया जाए।
पर क्या हुआ, ये फेल हो गया, ये सीडीपी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को टोटली इग्नोर कर दिया। ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट थे तो साइकोलॉजी को तो नहीं पढ़ सकते थे, तो इसलिए उस तरीके से ये काम नहीं कर पाया प्रोग्राम। उसके बाद क्या हुआ, फिर साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया। उन लोगों को, साइकोलॉजिस्ट को रिसर्च करने के लिए बोला इस चीज़ के लिए, किस तरीके से हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके ऊपर बहुत रिसर्चेज हुई, तो उसमें नाम आया प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा का। इनके बारे में हमने क्लास 11th में भी इनका एक मॉडल भी पढ़ा हुआ है। सो द फर्स्ट एवर साइकोलॉजिस्ट टू अटेंड टू द चेंज ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज में सबसे पहले जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था, उनका नाम है प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा, जिनका हमने सोशल मॉडल भी पढ़ा है क्लास 11th में। प्रोफेसर सिन्हा फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिटी साइकोलॉजी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिटी साइकोलॉजी मूवमेंट, मेड अ क्लासिक एनालिसिस ऑफ द सीडीपी। उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि ये फेल क्यों हुआ है। उनकी एक बुक थी इंडियन विलेजेस इन ट्रांजिशन, इस बुक का नाम है इंडियन विलेजेस इन ट्रांजिशन 1969। तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो डिजाइनिंग करी थी ना इस प्रोग्राम की, पहली चीज तो ये इकोनॉमिस्ट ने डिजाइन किया था, साइकोलॉजिस्ट ने नहीं किया था। पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, उसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज करी हुई थी। टॉप डाउन मतलब जहाँ पे सबसे ऊपर क्या चीज आती है, डेवलपमेंट, उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट, उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमंस। तो पहले ये देखा गया कि कैसे हमें डेवलपमेंट करनी है, कैसे उनका एनवायरनमेंट चेंज करना है। ह्यूमन बिहेवियर को एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे रख दिया था। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या हुआ, ह्यूमन फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, इस वजह से ये जो पूरा ही प्रोग्राम है वो फेल हो गया। In recent times, many psychologists have taken an active interest in community-based approaches. अब तो इनके ऊपर काफी सारे लोग, काफी सारे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं आजकल। कम्युनिटी साइकोलॉजी अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच बन गई है। तो इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये है कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ। इसमें ये आपको अगर याद हो, कर्ट लुइन की एक वो थी क्वेश्चन जो इन्होंने दी थी, जिसमें ये बोला था कि बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। मतलब बिहेवियर जो है किसी भी पर्सन का, उसके एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन होती है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर पर्सन एनवायरनमेंट फिट। तो अगर अब बिहेवियर गलत है, मैल अडेप्टिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्सन और उसके एनवायरनमेंट का आपस में कुछ फिट नहीं हो रहा है, इसलिए बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सन फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमें पर्सनल फैक्टर्स या पर्सन के ऊपर ज्यादा फोकस करने को कहा जाता है, उनके मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को करेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर भी बोलते हैं कि एक फ्लॉ है, क्योंकि जो एटीट्यूड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, वो इस तरीके से देखता है कि हमें सारे जितने भी लोग हैं उनके अंदर के मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना है। पर एक वहां पे चीज इग्नोर हो जाती है, वो ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कुछ लोग ज्यादा डेविएंट होते हैं, कुछ नहीं होते। यानी कि पी फैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप हर एक डिफरेंस के लिए फ्रॉम ए टू बी इतने सारे लोग अलग अलग जगह पे आते हैं, सबके अंदर डिफरेंसेस हैं, तो आप सबका मैल अडेप्टिव बिहेवियर किसी एक टेक्निक से तो ठीक नहीं कर सकते। तो रेदर देन करेक्टिंग द पी फैक्टर, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी मेड मोर अकोमोडेटिंग। तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम पी फैक्टर को ठीक करने की बजाय हम उनके एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। उनके एनवायरनमेंट को ज्यादा अकोमोडेटिंग अगर हम बना दें, दोनों में से देखो एक चीज ठीक करनी होती है, या तो पी फैक्टर करो या ई फैक्टर करो। आपको बिहेवियर को ठीक करना है तो पी और ई में से एक को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब पर्सनल फैक्टर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं लोगों की, जहाँ पे उनके कंडीशंस और खराब हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसी नहीं होती। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं एनवायरनमेंट को ठीक करो, उनके एनवायरनमेंट को चेंज करो, क्योंकि ये मानते हैं कि मैनी प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज ऑफ रिजिड एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्योंकि लोगों के घरों में
ऐसे कंडीशंस होती हैं कई बारी, या जहाँ वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वहां पे कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो पाती। और ज्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो होता है उनमें हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डिप्राइव्ड होता है उनका। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को बेटर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी साइकोलॉजी यूजेस अ फिलॉसफी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी टोटली रॉन्ग पाथ पे चलता है, वो अलग फिलॉसफी यूज करते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट अलग फिलॉसफी यूज करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पर्सन और एनवायरनमेंट फिट होना चाहिए, मतलब पर्सन एनवायरनमेंट फिट होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर फिट हो जाएगा। While clinical psychologists try to treat the person, community psychologists try to make the environment more flexible. सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने देखो डिफरेंस बताया हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर्सन को ट्रीट करते हैं और एनवायरनमेंट को भूल जाते हैं, जबकि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को ज्यादा फ्लेक्सिबल, अकोमोडेटिव और सेंसिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब एनवायरनमेंट में आपकी पूरी कम्युनिटी आती है प्लस आपकी फैमिली आ जाती है, तो इसलिए वो हॉस्पिटलाइजेशन ना करके क्या करते हैं, कम्युनिटी ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजी प्रेफर कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर्स, तो इनको कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर्स बोलते हैं, जहां पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। Many field studies have proved that community-based interventions are more effective than traditional medical model. तो काफी सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम क्लिनिकल बेस्ड मॉडल की जगह अगर हम कम्युनिटी बेस्ड मॉडल यूज करें तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट काफी बेटर होती है। अब इसके रीजंस क्या है, क्योंकि कुछ रीजंस है यहाँ पे, जैसे नंबर 1, patient and their families are able to override the stigmatizing effect of institutionalization। कि जब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है फिर भी आपको हॉस्पिटल ना जाके आपके फैमिली के आसपास ही रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जो डर है कि हम इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें हॉस्पिटल में या असाइलम में नहीं रहना है, वो चीज आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ट्रीटमेंट फैमिली के आसपास ही रह के होगी। तो पहला तो ये रीजन है। दूसरा है अलाउइंग पेशेंट्स टू स्टे इन द कम्युनिटी, कीप इंटैक्ट द सोशल सपोर्ट सिस्टम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ। और अगर कम्युनिटी में ही रह के अगर आप उसकी ट्रीट करोगे पेशेंट्स को, तो उनकी सोशल सपोर्ट सिस्टम, उनकी फैमिली से, रिलेटिव से, कम्युनिटी के लोगों से वो जो सपोर्ट है वो बनी रहेगी और उससे उनकी कंडीशन जो है बेटर ज्यादा जल्दी होगी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से क्या होता है, उनके आपस के लिंक खत्म हो जाते हैं फैमिली और फ्रेंड से, वो मिल नहीं पाते हैं इसलिए। तीसरी चीज है कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट इज मच चीपर देन इंस्टीट्यूशन बेस्ड थेरेपी, तो चीप भी है इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर है। फोर्थ पॉइंट, द पेनिट्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज would also increase because many people who do not seek professional help for fear of stigma can get treatment। अब क्या होगा, जैसे अगर कम्युनिटी में ही साइकोलॉजिस्ट आके काम करेंगे तो कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी उनको मिलेगी जिनके घर में ऐसे लोग हैं कि जो कभी डर के मारे जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराई, तो जब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी में जाके रहेंगे, वहां पे लोगों को ट्रीट करेंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में भी पता चलेगा और फाइनली उनको भी ट्रीटमेंट मिल पाएगी। जैसे कि ये देखा गया है कि वुमेन के केस में बहुत जगह पे देखा गया कि उनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ट्रीटमेंट की, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल पाएगी। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एम एट 5 A's। कौन से 5 A हैं? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, असेसमेंट। अवेलेबिलिटी क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी में ही है तो सबके लिए अवेलेबल होंगे। एक्सेसिबल होंगे, हर कोई जाके उनसे मिल सकता है, साइकोलॉजिस्ट से इजीली एक्सेसिबल होंगे। अफोर्डेबल होंगे क्योंकि वो चीप होते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में रह के ट्रीट करते हैं, उनको अलग से जाके रहना नहीं पड़ता जो एक स्टिग्मा बन जाता है बाद में। असेसमेंट भी हो पाएगी फाइनली। तो ये 5 A's पे काम करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसमें ये बात कर रहे थे कि कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को साथ लेके चलते हैं।
दूसरा पॉइंट है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा सोशल चेंज जो पहले से प्लान्ड हो। इट इज अ वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट because economists believe that economic planning progressive social change is possible। इकोनॉमिस्ट भी क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग करी जाती है, सोशल चेंज लाया जाता है। सोशल चेंज वैल्यू बेस्ड सोशल चेंज होता है जो वो करा जाता है किसके लिए, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एज अ पार्ट नहीं है, जो उस कम्युनिटी के पार्ट नहीं है। तो उन लोगों को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया है जिनको आपने चेंज करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है। The ones whom we seek to modernize by social change aren't consulted when determining what is good for them। तो जिसको आपने चेंज करना है, जैसे कोई रूरल एरिया है, कोई विलेज है, जिन लोगों को आपने मॉडर्नाइज करना है, अगर आप उनको ना कंसल्ट करके पॉलिसी मेकर्स के थ्रू कोई चीज प्लान कर रहे हो तो वो उनके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने उनको तो इन्वॉल्व ही नहीं किया जिन्हें चेंज होना है। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिस्ट अपने लेवल पे प्लान कर लेते हैं। लेकिन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या चाहते हैं, दे प्रेफर द मोर वैल्यू न्यूट्रल टर्म सोशल चेंज ओवर डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं, हमें सोशल चेंज करना है और इसमें हमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना है जिसको चेंज करना है। मतलब अगर हमने कोई सोशल चेंज करना है तो उसकी प्लानिंग उन लोगों के साथ मिलके करनी है जिनको आप चेंज करना चाहते हो। अनलाइक मशीन्स, इंडिविजुअल्स कांट बी कंट्रोल्ड। अब मशीन्स तो है नहीं कि आप किसी को कंट्रोल करके मॉडर्नाइज कर दो। दे आर सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड हेंस आर एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज। तो जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी एक क्रिएशन का सोर्स है और एक एक्टिव एजेंट है चेंज का। आप खुद ही उनको एक चेंज एजेंट का मतलब एजेंट ऑफ चेंज बना दोगे तो वो इजीली चेंज लाने में हेल्पफुल रहेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट प्रेफर बॉटम अप अप्रोच। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मतलब जिन लोगों को आपने चेंज करना है, पीपल, उनसे शुरू करो, लोगों से शुरू करो, फिर आप एनवायरनमेंट की तरफ जाओ, फिर उसके बाद डेवलपमेंट को देखो। मतलब आप लोगों के अंदर सोशल चेंज लेके आओ, उनसे पूछो, उनसे शुरू करो, उनकी तरफ ध्यान दो। धीरे धीरे अपने आप उनका एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा और डेवलपमेंट भी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बॉटम अप। While the dominant ideology of development believes that technology drives fast modernization, Professor Sinha points out that humanology is more important। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉपुलर बिलीफ है कि अगर हम टेक्नोलॉजी करेंगे तो अपने आप मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी, टेक्नोलॉजी लाएंगे तो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है, अगर हम ह्यूमनोलॉजी के ऊपर ध्यान दें तो अपने आप सोशल चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एनर्जी। सोशल एनर्जी क्या होती है, जो सोशल चेंज के लिए जरूरी होती है। जैसे कार को चलाने के लिए फॉसिल एनर्जी चाहिए, वैसे ही सोशल चेंज के लिए हमें मोटिवेशनल एनर्जी चाहिए जो हमारे को मोटिवेट करेगी। और जब एक साथ सब लोग मोटिवेट होंगे तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव बिहेवियर, जो कि सोशल मूवमेंट की तरह होगा। दीज कलेक्टिव बिहेवियर दैट इज सोशल एक्शन आर ड्रिवन बाय सोशल एनर्जी। तो सोशल एनर्जी क्या है, जब आप हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करोगे चेंज लाने के लिए, तो ये सारे इंडिविजुअल एक साथ मोटिवेट होंगे जब एक साथ, तो एक कलेक्टिव एनर्जी बनेगी। और ये कलेक्टिव एनर्जी जो होगी, इसको ही ये बोल रहे हैं सोशल एनर्जी। तो जब हमें कोई भी चेंज लाना होता है तो हमें सोशल एनर्जी चाहिए होती है, कम्युनिटी की एक साथ। इसके अंदर 3 स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप्स टू द क्रिएशन ऑफ सोशल एनर्जी। पहला, एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम सोशल डेफिसिट। सबसे पहले तो सबको ये फील होना चाहिए कि कुछ कमी है, सोशल डेफिसिट है, पूरे कम्युनिटी में, सोसाइटी में कुछ तो कमी है जो हमें चेंज करना है। दूसरी है आउटकम एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम सारे अगर मिल जाएं एक साथ तो हम उसको ठीक कर सकते हैं।
आउटकम एफिकेसी। तीसरा है सोशल एफिकेसी। सोशल एफिकेसी का मतलब है कि हमें सबको एक साथ मिलके इनिशिएटिव लेना है। तो सोशल ग्रुप को एक साथ मिलके कोई इनिशिएटिव लेना है जिससे हम चेंज ला पाए। तो ये 3 स्टेप होते हैं कोई भी सोशल एनर्जी बिल्डअप करने के। प्रोफेसर जय बीपी सिन्हा आर्ग्यूज दैट इंडियंस आर कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। अब ये चीज हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इंडियन जो है वो कलेक्टिविस्टिक है, उनको ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। जब वो एक साथ आ जाते हैं सोशल एनर्जी इजीली डेवलप हो जाती है। तो वो करते क्यों नहीं है? फिर क्यों ऐसा बोला जाता है कि वो खुद ना करके सब कुछ फेट के ऊपर छोड़ देते हैं, सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? अगर वो सोशली एक साथ मिलके हर चीज कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं करते? तो इसके लिए क्या है, सोशल अराउजल की जरूरत है। सोशल अराउजल मतलब कि हम अंदर से हमें एक अराउजल होना चाहिए, हमें फील होना चाहिए कि हमें एक साथ मिलके कुछ करना है। अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, सोशल अराउजल ज्यादातर किस चीज के लिए होता है? ट्रेडिशनल चीजों के लिए ज्यादा होता है। ट्रेडिशनल चीजें जैसे रिचुअल्स के लिए या हमारे पुराने रिलीजियस जो भी चीजें हैं उसके लिए हम बहुत जल्दी सोशली अराउज हो जाते हैं। अब वो चीज अगर हम मॉडर्न सोशल चेंज के लिए करें तो वो भी इजीली हो जाएगी, पर हम लोग मॉडर्नाइजेशन के लिए इतना अराउज नहीं होते हैं जितना जल्दी हम रिलीजियस या ट्रेडिशनल चीजों के लिए हो जाते हैं। ग्रुप्स इन इंडिया कैन बी एप्टली मोबिलाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो यही बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर हम कस्टम की बात करें या ट्रेडिशन की बात करें तो आप बहुत जल्दी लोगों को आप मोबिलाइज कर सकते हो। तो आप बहुत जल्दी सोशल एनर्जी जनरेट कर सकते हो अगर हम किसी कस्टम की बात करें तो। पर अगर हम किसी सोशल चेंज लाने की बात करें, जैसे ड्रग अब्यूज हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, फर्टिलिटी बिहेवियर चेंज करने वाली बात हो गई, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बिहेवियर चेंज करने वाली बात होगी, तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को एक साथ अराउज करना। मतलब सब लोग मिलके एक साथ इसके लिए नहीं आ पाते हैं जितना इजीली वो अपने कस्टम और ट्रेडिशंस के लिए आ जाते हैं। और अगर इसके लिए वो आए तो कितना इजी हो जाएगा इन सब चीजों को बदलना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? फिर क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे सोशल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं? प्रोफेसर सिन्हा बिलीव दैट सोशल एनर्जी नीड्स टू बी रीडायरेक्टेड, चैनल टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव सोशल एक्शन। तो प्रोफेसर सिन्हा भी यही मानते हैं कि हमें वो जो सोशल एनर्जी है जो ज्यादातर कस्टम और रिलीजन के ऊपर ही रहती है उसको हमें रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट करने का मतलब उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है ताकि हम सोशल चेंज ला सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अगर लोग अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं तो हम कल्चरल सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम कल्चरल और ट्रेडिशनल सिंबल्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं जैसे महात्मा गांधी ने किया था। उनका मेन पर्पस क्या था? उनको सोशल चेंज लेके आना था। सोशल चेंज लेके आना था क्योंकि वो एक नेशनल मूवमेंट चला रहे थे टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, टुवर्ड्स चेंजिंग द सोसाइटी। नो लीडर बिफोर हिम कुड बिकम अ मास लीडर, नो लीडर कुड मोबिलाइज द रूरल पॉपुलेशन। वो अकेले ही ऐसे थे जिन्होंने रूरल पॉपुलेशन को पूरा मोबिलाइज किया था। नेशनल मूवमेंट वॉज अ मॉडर्न एंड सोशल एक्शन। तो वो जो नेशनल मूवमेंट उन्होंने की थी टुवर्ड्स अ फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वो उन्होंने किस तरीके से इतनी सोशल एनर्जी जनरेट कर पाए थे, कैसे लोगों को एक साथ ले आए थे? क्योंकि उनका मेन पर्पस तो सोशल चेंज ही था, लेकिन उन्होंने यूज उसमें क्या किया था? ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज किया था, हिंदू रिचुअल्स का यूज किया था। कैसे? क्योंकि ही क्लेम दैट ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ राम राज्य। उन्होंने इस तरह के वर्ड्स यूज करे थे कि हम राम राज्य एस्टैब्लिश करेंगे, या फिर वो गीता से कई बारी कुछ चीजें कोट कर देते थे। तो जब उन्होंने देख लिया कि अगर हम लोगों के कस्टम और रिलीजियस सिंबल्स वगैरह को यूज करके उनको इकट्ठा कर सकते हैं, तो वैसा ही करके हम क्यों ना सोशल चेंज लेके आए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एनर्जी में बेसिकली इंडिया के लिए ये बोल रहे हैं कि सोशल एनर्जी बहुत है, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए हमें कस्टम्स और रिलीजन्स का यूज करना पड़ता है। Hence, the potential for social action is there in Indian collectivist. However, traditionally oriented, मतलब एनर्जी बहुत है लेकिन ट्रेडिशनली ओरिएंटेड है।
तो अगर हमें कोई भी चेंज लेके आना है तो जितने भी लोकल लीडर हैं या कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको इसी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा टुवर्ड्स मॉडर्न सोशल एक्शन। और किन की हेल्प लेनी पड़ेगी? अपने कस्टम और ट्रेडिशनल सिंबल्स और उनकी कस्टम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके लिए इंडियन जो है बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाते हैं। Such interventions when conducted through local leaders are more effective. अब इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। पी मेहता in 1983 has narrated a case of tribals of village who were mobilized by local leadership to implement development science for the village, sciences for the village। यह एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ट्राइबल विलेज का, जहाँ पे जो लोकल लीडर था उन्होंने कैसे मोबिलाइज किया था विलेजर्स को। कोऑपरेटिव एंड पंचायत work successively in many parts of India primarily because members of these institutions and local citizens know each other personally। पंचायत लीडर आर रेवर्ड बाय ट्रेडिशन, तो क्योंकि वहाँ के जो लोकल पंचायत लीडर्स हैं उनको पता है कि वहाँ के विलेजर्स के क्या ट्रेडिशन है, वो किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, तो उनकी हेल्प के साथ इन्होंने डेवलपमेंट के लिए कलेक्टिव एनर्जी यूज करके मोबिलाइजेशन करी थी। लास्ट पॉइंट इज कम्युनिटी एज अ सोशल सिस्टम। अब जैसे सोशल चेंज की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है जो प्रोफेसर उदय पारीक बोलते हैं कि बिहेवियर जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। हमारा बिहेवियर किस वजह से होता है? मोटिवेशन की वजह से होता है, वैल्यूज की वजह से होता है, जो हमारी वैल्यूज हैं, और वो कहाँ से आती है? वो हमें मिलती है हमारे सोशल सिस्टम की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सोशल सिस्टम को हम बदलें तो हमारी वैल्यूज एंड मोटिवेशनल वैल्यूज और वैल्यूज दूसरी वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी, जिससे हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। दीज वैल्यूज एंड मोटिवेशनल पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोशल सिस्टम, इन टर्न हेल्प मेंटेन द सोशल सिस्टम। और अगेन ये चीजें वापस एक नया सोशल सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है मॉडल, पारिक्स मॉडल ऑफ सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के थ्रू ही हमें मोटिवेशन और बिहेवियर एक्सपेक्टेंसी आती है, जिसमें कुछ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशंस और मोटिवेशंस होती हैं जो दोनों मिलके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये क्या है, रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म्स क्या है? So the reinforcing mechanisms are central in this model. These mechanisms not only reinforce social system but also the level of expectancy. तो हमारे एक्सपेक्टेशंस को, हमारी मोटिवेशंस को, दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं reinforcing mechanism, जो कि क्या है? These mechanism include child rearing practices, school system एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो जिस तरीके से हमारी सोशलाइजेशन होती है, जिस तरीके से चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, या स्कूल सिस्टम होता है, या हमारी सोशलाइजेशन होती है, जैसे भी वैसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये सारी चीजें पास ऑन होती रहती हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेंसीज हो, चाहे वो मोटिवेशनल पैटर्न्स हो, जो अगेन सोशल सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। कंसेप्चुअलाइजिंग द कम्युनिटी एज अ सिस्टम helps us in understanding the factors that resist change। तो जब हम इस सोशल सिस्टम को समझ जाएंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें चेंज होने से रोकते हैं। क्या सोशलाइजेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडियंस चेंज नहीं हो पाते हैं? The model proposed by Professor Parikh links the social system to individual processes like motivation and expectancy। तो इस मॉडल के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हमारा सोशल सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस के साथ लिंक है, जिसमें मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेंसी दोनों चीजें आ जाती हैं, जिससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं इस मॉडल को? जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, चेंज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर ऑफ पॉवर्टी के पॉवर्टी क्यों नहीं खत्म हो रही है, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है, जेंडर डिफरेंसेस क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। तो जो भी चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, जो सोशल चेंजेस हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसको समझने में ये मॉडल हेल्प करता है।
और इससे ये पता चलता है कि जब हमारे रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म्स ही गलत होंगे तो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस भी गलत होंगी और हमारा बिहेवियर भी गलत होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल चेंज से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।